लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माध्य निकालने की 3 विधियाँ सीखी थी। एक थी प्रत्यक्ष विधि, एक था कल्पित माध्य और एक पद या किसी बुक में ये पग विचलन भी लिखा हुआ है, तो ये जिसको इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो पहली विधि थी डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि थी कल्पित माध्य विधि अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड थी पद विचलन या फिर स्टेप डेविएशन। तो अब आज एक हम लोग सवाल लेंगे, एक उसी सवाल को इन तीनों विधि से बारी बारी सॉल्व करके देखेंगे। एक बार फिर से ये चेक करेंगे कि माध्य सेम आता है या नहीं तीनों में, और तीनों में कौन सा विधि आसान है। तो चलिए अब लेते हैं हम लोग एक सवाल। उसी सवाल को सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, फिर कल्पित माध्य विधि, फिर पग विचलन विधि से। तो अब सवाल हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल है इसमें एक वर्गांतर जो है घटते क्रम में यहाँ पर वर्गांतर दिया था। हम लोगों ने जो विधि सीखी थी उसमें जो भी सवाल था उसमें जो भी वर्गांतर था वो बढ़ते क्रम में था। तो यहाँ एक वर्गांतर दिया गया है, उस वर्गांतर के अंतर्गत आने वाली आवृत्ति दी गई है। तो इसके इन आंकड़ों का जो है हमें माध्य ज्ञात करना है। तो जब भी कोई भी मेथड यूज करना हो, तीनों में से वर्गांतर दिया रहेगा तो सबसे पहले मध्य बिंदु हम सब में ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस सारे विधियों में अलग अलग है। मध्य बिंदु सभी विधि में ज्ञात करना है, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस देखा जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं हम इसी सवाल को डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए इस तरह से हमें एक टेबल बनाना होगा, जिसमें एक सबसे पहला कॉलम हम लोग जो वर्गांतर क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखेंगे इस तरह से। इस तरह से ये वर्गांतर का रेंज दिया गया है, इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है मिड पॉइंट सारे वर्गांतर का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इसमें वर्गांतर लिख लेते हैं, क्या दिया गया है। अब इस वर्गांतर का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए बताया था कि इन दोनों को सम करेंगे और सम करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो हमें मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ आएगा 84, और जब 84 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 42, यानी मध्य बिंदु कितना आ गया यहाँ पर 42। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ आएगा 74, 74 को 2 से भाग देंगे तो मध्य बिंदु आ गया 37। इसी तरह इन दोनों को जब जोड़ के अब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से मध्य बिंदु आता चला जाएगा। ये हो जाएगा 32, 27, 22, 17, यहाँ पर मध्य बिंदु हो जाएगा 12 और यहाँ पर मध्य बिंदु हो जाएगा 7। यहाँ पर अब आवृत्ति देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन में दिया गया है 5, 3, 2, 1। किसी क्वेश्चन में इन आवृत्ति का सम यहाँ पर दिया रहेगा, नहीं सम दिया रहेगा तो इसको इस तरह से सिग्मा एफ करके हम सारे आवृत्ति को जोड़ लेंगे, जो भी सम आएगा वो यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ आएगा 25। अब हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर चाहे तो लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड, हिंदी में इसे कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, जो भी मध्य बिंदु आ गया उसके बाद आवृत्ति आ गई, बस अब दोनों को गुणा करते हुए चले जाएंगे और सारे जो भी एफ एक्स आएगा उसको जोड़ देंगे। जब इसको गुणा करेंगे इन दोनों को 42 और 2 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84। इसी तरह 37 और 3 का गुणा 111, 32 और 4 को गुणा करेंगे तो 128, उसके बाद 27 और 5 को गुणा कर देंगे तो 135, फिर 22 और 5 का गुणा 110, 17 और 3 का गुणा 51, 12 और 2 का गुणा करेंगे 24 और 7 और 1 का गुणा हो जाएगा 7। अब हमने गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद हम लोग जो है इस सारे जो एफेक्ट्स आया है इस सब को यहाँ पर सम करेंगे, और सम का सिंबल होता है सिग्मा, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफेक्ट्स। तो यहाँ सम आ जाएगा 650। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फार्मूला है वो ये है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, जहाँ एन की वैल्यू क्या होती है सिग्मा एफ। इसको ऐसे अगर चाहे तो लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई 650, यहाँ लिख देंगे 650 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू है 25। अब जब 650 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 26, मतलब मीन हमारा आ गया 26।
ये डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यही क्वेश्चन कल्पित माध्य विधि से करते हैं, फिर आगे पद विचलन वाले विधि से करते हैं। तो अब देखते हैं कल्पित माध्य विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब उसी सवाल को हम लोग कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करते हैं। इसमें भी जैसे पिछले अभी मैं बताया था जब हम लोग प्रत्यक्ष वाला कर रहे थे कि वर्गांतर का कॉलम, मध्य बिंदु, आवृत्ति, ये तीनों विधि में बनना है। इसमें एक विचलन का कॉलम बढ़ जाएगा, लास्ट में एक कॉलम सब में फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का गुणा करना है। तो प्रत्यक्ष विधि में आवृत्ति को हम लोग डायरेक्ट मध्य बिंदु से गुणा कर रहे हैं। इसमें जो विचलन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आवृत्ति को विचलन से गुणा कर देंगे। अगला जो स्टेप डेविएशन विधि रहेगा उसमें करेंगे क्या, सिंपल जो है इसको एक वर्गांतर के जो परास है उससे डिवाइड कर देते हैं, तब जा कर के एफ को यू से गुणा करते हैं। तो सब में फ्रीक्वेंसी का गुणा होना है, एक बार मध्य बिंदु से होगा और कल्पित माध्य विधि में ये विचलन से गुणा हो रहा है। स्टेप डेविएशन में जो u आता है उससे गुणा होगा। अभी दोनों में मामूली अंतर है, कल्पित माध्य और पद विचलन वाले में दोनों में क्या डिफरेंस है अभी पद विचलन से सॉल्व करेंगे तो तुरंत बता देंगे। थोड़ा सा बहुत ज़रा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम मेथड हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोसेस सब में करना है। अगर वर्गांतर के रूप में दिया, अगर ये डायरेक्ट मध्य बिंदु के रूप में दिया होता तो यहाँ मध्य बिंदु निकालने की ज़रूरत फिर किसी सवाल में नहीं है, लेकिन ये वर्गांतर दिया गया है तो सब में मध्य बिंदु निकालना है। तो जो चीज़ कॉमन है तीनों में पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ मध्य बिंदु हो गया 42, 37। अब ये कैसे निकलेगा अभी जो है पिछले विधि से हम लोगों ने सॉल्व किया है तो वहाँ पर बता चुके हैं। तो इस 27, 22, 17, 12 और 7 आवृत्ति जो है सवाल में दी रहेगी 2, 3, 4, 5, 5, 3, 2, 1। कहीं कहीं आवृत्ति का सम दिया रहता है, कहीं कहीं सम नहीं दिया रहता है, तो इसको हम अपने से यहाँ पर सिग्मा एफ इज इक्वल टू 25 लिखेंगे। अब आ जाते हैं विचलन में। तो विचलन इज इक्वल टू क्या है, x माइनस ए क्या है, कल्पित माध्य है। अब जैसे पहले जब हम कल्पित माध्य का लेक्चर दे रहे थे तब समझाया था कि इन्हीं जो मध्य बिंदु आया है इन्हीं में से बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर इन दोनों के बीच में देखें तो अगर शुरू के 3 नंबर ये छोड़ दें, शुरू के 3 नंबर अगर ये छोड़ देते हैं, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, तो ये 2 नंबर बच गए। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर मान लेंगे, चाहे 22 को मान ले या 27, तब हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। मानने को तो कोई भी नंबर कल्पित माध्य मान सकते हैं, इवन इसमें चाहे तो 200 को भी एक कल्पित माध्य एज इक्वल टू 200 भी मान सकते हैं, तब भी सवाल हल हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी रेंज में से हम कल्पित माध्य को मानें, क्योंकि जब ये पढ़ा रहे थे कल्पित माध्य विधि तब भी बताए थे। लेकिन हमने एक नंबर चाहे तो अब 27 मान लें या 22 मान लें, या चाहे तो इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों में से कोई नंबर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कल्पित माध्य ना 22 को मानते हैं ना 27, कल्पित माध्य अगर यहाँ मान लें कि माना कल्पित माध्य ए इज इक्वल टू 25। अब ना 25 यहाँ पे है ना 25 यहाँ है, 25 इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो देखते हैं अब क्या 25 मान के सॉल्व करने से आंसर सही आता है या नहीं। जो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर मान सकते हैं, बीच का नंबर इसलिए माने हैं 25 का क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, बस इसलिए। तो विचलन निकालते हैं। एक वैल्यू हम लोगों ने मान लिया 25, तो जब 42 में से 25 को माइनस करेंगे, 42 में से अब ए की वैल्यू तो सबके लिए फिक्स हो गई 25, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसी हिसाब से डी की वैल्यू चेंज होगी। तो इस वाले वर्गांतर के लिए एक्स की वैल्यू 42, 42 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 17, 37 में से 25 घटा देंगे तो 12, 32 में से 25 घटा देंगे तो 7, 27 में से 25 घटाएंगे तो 2, 22 में से जब 25 घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ से नंबर हमारा निगेटिव होना स्टार्ट हो गया। 17 में से जब 25 घटाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। इस तरह 12 में से 25 घटाएंगे तो -13, और 7 में से 25 घटाएंगे तो -18 हो गया। अब f और d को गुणा करना है, ये रहा f, ये रहा d, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 34, 12 और 3 का गुणा हो जाएगा 36, 7 और 4 का गुणा 28, 5 और 10 का गुणा हो जाएगा 10। अब यहाँ से नंबर निगेटिव है तो 5 और -3 का गुणा -15, 3 और -8 का गुणा -24, -13 और 2 का गुणा -26, और -18 और 1 का गुणा -18। अब इन सब को सम करेंगे, तो इनको सम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितने ये प्लस वाले नंबर हैं इनको एक जगह अलग से सम करके लिखें। ये प्लस साइन के साथ सारा सम यहाँ प्लस आएगा,
इस सारे नंबर को माइनस वाला नंबर एक जगह एक जगह सम कर लें, लेकिन इन सारे का सम नेगेटिव आएगा क्योंकि सारे नंबर नेगेटिव हैं। जो ये पॉजिटिव नंबर आएगा फिर इन सारे का सम जो नेगेटिव आएगा वहाँ से इसको घटा देंगे तो हमारा ये सम आ जाएगा। तो आप लोग को जो सहूलियत हो उस हिसाब से इसको सम कर सकते हैं। तो इन सब का यहाँ सम जो आएगा सिग्मा एफ डी वो आ जाएगा 25। इसको अब आप लोग सम करके चेक कर सकते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में माध्य निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस। हो सकता है किसी बुक में ये कुछ और लिखा हो तो ये चीज़ डिफ़र हो सकता है, ये जो है लेटर जो है कुछ डिफरेंस हो सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू क्या होती है, यही सिग्मा एफ। ए हम लोगों ने यहाँ कितना मान रखा था 25 प्लस सिग्मा एफ डी यहाँ कितना आ गया 25, एन की वैल्यू भी कितना है 25। 25/25 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर भी माध्य कितना आ गया 26। और डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से भी माध्य क्या आ रहा था, ये देखिए प्रत्यक्ष विधि से भी यहाँ पर माध्य 26 आया, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में क्या है कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा नंबर हो गए, इन सभी का सम यहाँ 650 आ रहा था। और उस ये कल्पित माध्य विधि में हम लोगों ने क्या किया, अब कल्पित माध्य देख लेते हैं। कल्पित माध्य विधि में नंबर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं हैं, कुछ प्लस नंबर हैं कुछ माइनस हैं, इसीलिए बीच के नंबर को हम लोग कल्पित माध्य लेते हैं, जिससे कि कुछ नंबर प्लस रहेंगे कुछ माइनस रहेंगे, तो इनको सम करना ईजी हो जाएगा। अगर यहाँ से रेंज का बाहर का नंबर ले लेंगे, जैसे 42 से बड़ा या 7 से छोटा नंबर ले लेंगे, तो या तो सारे नंबर प्लस आ जाएंगे या सारे नंबर माइनस आ जाएंगे, तो फिर कल्पित माध्य से कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। कैलकुलेशन तो फिर से वही ईजी रहेगा नहीं, फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो कल्पित माध्य का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। इसीलिए बीच का कोई वैल्यू हम लोग कल्पित माध्य को मानते हैं एक ही वैल्यू, इसीलिए बीच का लेते हैं कि जिससे कुछ नंबर प्लस हो जाए कुछ माइनस, तो हमारा ये सम करना ईजी हो जाए। तो यहाँ से भी हमारा माध्य आ गया 26। अब तीसरी विधि जो है पग विचलन या स्टेप डेविएशन जिसको कहते हैं, उस विधि से अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि उस विधि ज़्यादा लेंदी है या इससे भी शॉर्ट है वो विधि, और उस विधि और कल्पित माध्य में सिंपल क्या डिफरेंस है दोनों में, और ये वहाँ पर भी क्या माध्य 26 आ रहा है या नहीं। तो अब अगला विधि पे हम लोग चलते हैं। तो अब तीसरी विधि पे हम लोग चलते हैं। जैसे कुछ किसी बुक में पद लिखा है, किसी में पग लिखा है, इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो वर्गांतर मध्य बिंदु कैसे निकालना है बता चुके हैं। आवृत्ति ये 3 चीज़ दिया रहेगा तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ये बता चुके हैं। इवन हम लोग कल्पित माध्य में x माइनस ए निकाले थे, यहाँ पर भी ए की वैल्यू कोई और नंबर मान लेते हैं, यहाँ पर भी कल्पित माध्य में मानना पड़ेगा। अब यहाँ कोई और नंबर मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य। अब यहाँ बीच का नंबर ना मान के सपोज ए को 12 मान लेते हैं, एकदम यहाँ किनारे वाला नंबर। जैसे कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि बीच के नंबर को मानने पे इजी पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि बीच का नंबर ही मानना है। तो यहाँ बस दिखाने के लिए कि कोई भी नंबर मान सकते हैं कल्पित माध्य को। ए इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया 12। अब यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिए हैं कि पहले डायरेक्ट ये आई क्या है, ये परास है, यानी अभी अच्छा अगले स्टेप में बताते हैं आई क्या है। सबसे पहले x माइनस ए निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ 42 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30। 37 में से 12 घटा देंगे तो 25। 32 में से 12 घटाएंगे तो 20। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15, क्योंकि ए की वैल्यू हम लोगों ने 12 मान लिया है। हर वर्गांतर के लिए एक्स की वैल्यू चेंज हो रही। यहाँ एक्स की वैल्यू है 22, 12 घटा देंगे तो 10। 17 में से 12 घटाएंगे तो 5, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, 7 में से 12 गए -5। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक माइनस वाला नंबर मिल रहा, सारे नंबर प्लस हैं, तो यहाँ पर हमें ऐड ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि बीच के ही नंबर को कल्पित माध्य मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये आई जो है ये परास है। परास का मतलब इसको कहते हैं अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो 44 में से 40 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर परास हो गया 4। तो ये इस x माइनस ए को 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो जब 30/4 करेंगे तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो जब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5। इसी तरह 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25। ये कॉलम हम दोनों इसमें दो अलग अलग कॉलम में दिखा दे रहे हैं। एक ही जगह x माइनस ए निकाल के फिर i से डिवाइड करते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। एक कॉलम में यहाँ दिखा दिया कि x माइनस ए किस तरह निकालें, अगले में जो ये परास है उसी से सबको डिवाइड कर रहे हैं।
तो ये 6.25, ये फिर डिवाइड करेंगे 20/4 तो 5, इसी तरह ये आ जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 2.5, 5 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 1.25, यहाँ 0 माइनस 1.25। ये अब u हमें इस कॉलम में मिल गया, f यहाँ है, तो इन दोनों कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 7.5 और 2 का गुणा 15 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 18.75, 5 और 4 का ये रहा 5 और 4 का गुणा 20, फिर ये 3.5 और 5 का गुणा करेंगे तो 18.75, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे तो 12.5, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे तो 3.75, यहाँ पर 0, यहाँ -1.25। इस तरह अब इन सब को हम जोड़ेंगे, तो जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आएगा सिग्मा FU, इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 87.5 और यहाँ पर सिग्मा F की वैल्यू थी 25। अब हम लोग फार्मूला ये लगाते हैं। एक चीज़ इसमें बस बेसिक ये देखते हैं, दोनों में कर रहे हैं सेम हम लोग, कल्पित माध्य में भी और पग विचलन में भी। यहाँ कर क्या रहे हैं कि आई यानी जो उसका परास है यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फार्मूला में इसी आई से गुणा भी कर दे रहे हैं, तो दोनों लगभग सेम हो जा रहा है। जैसे अगर हमको इस तरह से जोड़ना हो 10 + 20 + 30, इसको नॉर्मली जोड़ना हो तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे 60 आएगा। या एक और तरीका है कि सबको पहले 10 से भाग दे दें, तो 10/10 1, 20/10 2, + 30/10 3। अब इसको जोड़ दें तो 3 2 5 1 6। अब सबको एक बार जब स्टार्टिंग में जिस नंबर से हमने भाग दिया था उसी नंबर से यहाँ गुणा कर दें, तब भी आंसर आ गया 60। तो इसमें कर वही रहे हैं जो कल्पित माध्य में कर रहे थे, बस यहाँ से जब परास से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो फार्मूला में हम इसी आई यानी जो परास है उससे हम गुणा कर रहे हैं। फार्मूला में देख लेते हैं, x बार इज इक्वल टू क्या है, a + i सिग्मा FU डिवाइडेड बाई कैपिटल N। यहाँ आई से गुणा कर दे रहे हैं और सिग्मा FU जो निकल रहा है वो आई से डिवाइड होने के बाद, यू क्या है, आई से डिवाइड होने के बाद निकल रहा है। तो दोनों लगभग बात वही हो जा रही है जो कल्पित माध्य है। ये अगर इसको और एक्सपेंड करें फार्मूला तो ये इस तरह से हो जाएगा सिग्मा F, और यू की वैल्यू क्या थी, x - i a डिवाइडेड बाई आई, और यहाँ डिवाइडेड बाई n था, और ये आई यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, आई से आई कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, a + सिग्मा F। x - a क्या था, विचलन था पिछले कल्पित माध्य में, तो इसकी जगह d लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई n। तो ये कल्पित माध्य का फार्मूला आ गया। तो यही सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर परास से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तब u निकाल रहे हैं, और उसके बाद फिर से i यानी परास से गुणा कर दे रहे हैं। तो अब इस जो भी ये हमारा आया आंकड़ा, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या 26 यहाँ पर माध्य आता है या नहीं। तो अब x यहाँ पर निकालेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो कल्पित माध्य है उसको हम लोगों ने माना था 12, तो 12 + आई जो है परास यहाँ पर है 4 गुणे सिग्मा FU की वैल्यू आई है 87.5 और डिवाइडेड बाई n की जगह है 25। तो इसको लिखेंगे 12 + 4 गुणे 25 से जब 87.5 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.5। अब 3.5 को जब 4 में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 12 + 14 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ भी माध्य क्या आ गया, 26। तो जो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि कल्पित माध्य कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इससे ये प्रूव भी हो रहा कि कोई भी नंबर हम कल्पित माध्य लें, माध्य हमेशा सेम आएगा। इसमें भी 26 आ गया, और कल्पित माध्य विधि में 26 आया, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष वाले में भी 26 आया था। तो ये एक उदाहरण हमने लेकर के एक सवाल और समझा दिया कि कैसे हम जो है माध्य निकालते हैं तीनों विधि से। तो उम्मीद है कि इस तीनों विधि समझ में आई होगी। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीडियन और फिर मोड यानी माध्यिका और बहुलांक के बारे में पढ़ेंगे।